गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। सो आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं STM32 के बारे में। ये STM32 क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, बाद में उसकी क्यूब आईडी के बारे में, उसका पूरा जो बेसिक्स है या फिर उसका आर्किटेक्चर है वो सब हम आज के सेशन में सीखेंगे। तो the STM32 family microcontrollers MCUs is based on the ARM Cortex M processor cores. Its strength lies in its scalability, offering pin, software and peripheral compatibility across hundreds of different devices, allowing designers to choose the perfect balance of performance, consumption, cost and peripherals for their specific embedded application. मतलब ये माइक्रो कंट्रोलर्स MCUs का एक फैमिली है जो आर्म कॉर्टेक्स M प्रोसेसर कोर्स पर बेस्ड होती है। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी आप बोलो उनकी फीचर ये है कि इनका स्केलेबल होना। मतलब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स को एक्स्ट्रा या फिर आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइनर्स इसमें परफॉर्मेंस, पावर कंजप्शन और कॉस्ट का सही बैलेंस चुन सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक क्या बोलते हैं उसको एडवांटेजेस है। तो STM Cortex की जो सीरीज़ है, जो फैमिली है Cortex M प्रोसेसर का, तो उसके बारे में हम डिटेल्स पूरा सीखेंगे अभी। तो ये सीरीज़ ना जो हमारी STM32 F0 सीरीज है वो ये खास मॉडल है। तो ये सीरीज़ ARM Cortex M0 पर बेस्ड होती है जो कि 32 बिट परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, ये उन जगहों के लिए बेस्ट है जहाँ कॉस्ट सेंसिटिव ज़रूरी हो। ठीक है, पर और क्या करना चाहिए उनको, फास्ट काम चाहिए, स्पीड का फैक्टर रहता है इसमें। रियल टाइम परफॉर्मेंस और लो पावर ऑपरेशंस दोनों मिलते हैं। मतलब अगर आप बात करें कि STM32 का क्यों ज़रूरी है, ये आर्किटेक्चर के नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस, उसका परफॉर्मेंस, उसके फैक्टर्स, उसके अफेक्ट करने वाले ये सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो आप ध्यान में ये रखना कि इसका कोर है ARM Cortex M। इसकी स्पेशलिटी ये है कि स्केलेबिलिटी है इसकी, मतलब पिन्स को, सॉफ्टवेयर को हम अपने पिन्स मीन्स पेरिफेरल्स को हम अपने हिसाब से उसको ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बाद में अगर इसका देखा जाए और इसका फोकस क्या है कि ये 32 बिट परफॉर्मेंस देता है एंड लो पावर है एंड लो कॉस्ट है। ठीक है, अभी बात करते हैं, यहाँ पर आपके सामने विजिबल हो रहा होगा कि यहाँ आप देख लो सामने, जस्ट 1 मिनट। अब यहाँ आपको बहुत सारी फैमिलीज दिख रही है STM32 सीरीज का, जैसे कि STM32 F2 है, F4 है, H5 है, F7 है। मतलब यहाँ पर पूरी सीरीज आपको शो दिखा है, यहाँ पर आपको शो होती होगी। तो इसमें इसको 4 मेन कैटेगरी में बनता है, मतलब यहाँ पे बनाया गया है ताकि इंजीनियर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से चिप को चुन सकें। इन सब स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हमें क्या करना है, अपनी चिप को जो है वो सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो सबसे पहले फैक्टर है यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस है, सेकंड मेन स्ट्रीम है, अल्ट्रा पावर है, अल्ट्रा लो पावर है और वायरलेस है। तो फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जो हमारे ये चिप्स है, जो भी हम माइक्रो कंट्रोलर की चिप्स है, उन काम के लिए है जहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड और प्रोसेसिंग डेटा चाहिए होता है, जैसे गाड़ी का मेन डिस्प्ले या फिर कॉम्प्लेक्स सेंसर। इसमें जो कौन से इसमें STM32 F7 और STM32 H7 जैसे चिप्स जो हैं जो 60 मेगाहर्ट्ज तक की स्पीड पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई होगा कौन से मैंने देखा, आप बताया आपको STM32 F7 एक है और STM32 H7 है, जहाँ के आपको दिखाई देगा कि ये 600 मेगाहर्ट्ज अप टू 600 मेगाहर्ट्ज तक ये वर्क करते हैं। और जो नया मॉडल है STM32 N6, ये भी जो है ना जो 30,360 कोर मार्क्स कोर के साथ सबसे टॉप पर है, राइट, ये वाला। बाद में बात करें अगर मेन स्ट्रीम के बारे में, तो मेन स्ट्रीम ये बैलेंस चिप्स है, ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा स्लो, ये जनरल पर्पज़ के लिए बेस्ट रहती है। इसमें मॉडल्स कौन कौन से हैं, STM32 F0 है, बाद में STM30 और उसके F0, G0 और G4 जैसे सीरीज़ यहाँ पर मोस्टली यूज़ रहती है। ठीक है, बाद में और ये जो दिख रहे हैं आपको ये सिंबल, ये क्या है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर मिक्स सिग्नल एप्लीकेशंस। ठीक है,
अल्ट्रा लो पावर के बारे में, तो इनका मेन काम ये है कि बैटरी की लाइफ बढ़ाना। ये तब यूज़ होते हैं जब गाड़ी बंद हो या फिर छोटे सेंसर का कम पावर में चलाना हो। ठीक है, इसके मॉडल कौन कौन से हैं? STM32L0 है, L4 है, या और नए जो U5 और U3 और U3 ये भी है यहाँ पर। ठीक है, लो स्पीड के लिए वगैरह, मतलब इनको पावर भी कम लगती है उसके हिसाब से। इनकी स्पीड्स जैसे थोड़ी कम रहती है, जैसे 32 मेगाहर्ट्ज से 160 मेगाहर्ट्ज तक, ताकि उनकी जो भी पावर है वो बच सके। ठीक है, बाद में बात करते हैं वायरलेस कॉन्टैक्ट के बारे में। तो ये क्या रहेगा? ये चिप्स बड़ी गाड़ी को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, जिगबी या रेडियो सिग्नल्स। इसके मॉडल कौन कौन से रहेंगे? STM32 WL, WB है और WA की सीरीज इसमें आती है। ठीक है, ये उसके स्पेसिफिकेशन, और इसके हिसाब से हमने जो रिक्वायर्ड है उस माइक्रो कंट्रोलर को या फिर उस सिस्टम को हमें यहाँ से चूज़ करना पड़ता है। हम अपने देखेंगे कि हमें स्पीड कितना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें देखेंगे, और इसके हिसाब से यहाँ से हम अपना माइक्रो कंट्रोलर को चूज़ करेंगे। ठीक है, बाद में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पर सुपीरियर एंड इनोवेटिव पेरिफेरल्स है। तो ये स्लाइड क्या है? ये दिखा रहा है कि STM32 के अलग अलग मॉडल्स में कौन कौन से पेरिफेरल्स, मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे USB, कैमरा, स्पीड्स मिलते हैं। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बोले जाए कि स्पीड का फर्क मीन्स कम्युनिकेशन। USB, अगर सबसे पहले बात करते हैं USB अगर आपको बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफ़र चाहिए, हाई स्पीड, जैसे कि 480 MB मीन्स मेमोरी बिट, तो आपको STM32F4 या फिर F2 सीरीज लेनी होगी। बाकी चिप जैसे F1 और या फिर F0 सिर्फ फुल स्पीड के लिए मीन्स 12 Mbps ही देती है। ठीक है, बाद में बात करें UFART, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? एक भी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए होता है। फिर ESP या I2C, ये गाड़ी के सेंसर से कम्युनिकेट करने के तरीके हैं। मीन्स ये दिखाता है, टेबल यहाँ पर दिखाता है कि F4 सीरीज में इन सब में सबसे ज़्यादा फास्ट है F4, STM का F4 सीरीज सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा फास्ट है। SPM में अप टू 37.5 Mbit/s तक। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको शो होगा। वैसे ही I2C का है 400 किलोहर्ट्ज़ है, GPIO का है अप टू 60 मेगाहर्ट्ज़, सॉरी। ठीक है, बाद में बात करें अगर मल्टीमीडिया और कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर ना कैमरा इंटरफेस कैसा रहता है? अगर गाड़ी में कैमरा लगाना है तो सिर्फ F4 और F2 सीरीज ही उसे हैंडल कर सकती है, अप टू 54 मेगाबाइट्स। ठीक है, सॉरी MB। बाकी छोटे चिप्स जैसे कि F0, F1 या L1 में ये फीचर नहीं होता। बाद में I2S, ये क्या है? ये ऑडियो फीचर रहता है। सभी चिप्स ऑडियो सपोर्ट नहीं करती है, पर उनकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। बाद में बात करें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के बारे में, तो क्रिप्टो हैश प्रोसेसर जो यहाँ पर दिख रहा है, डेटा को चोरी होने से, लीक होने से, मीन्स इंक्रिप्शन के लिए F4, F2, L1 और W सीरीज में स्पेशली है। ठीक है, यूज़ किया जाता है। स्पेशल हार्डवेयर रहता है इसके अंदर, जो कि F0 और F3 जैसे बेसिक चिप्स में ये नहीं मिलता। बाद में अगर बात करें स्पेशल कंट्रोल्स, जैसे कि थ्री फेज टाइमर है यहाँ पे, माइक्रो कंट्रोलर टाइमर। ये मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। हर सीरीज़ की अपनी लिमिट है, जैसे F4 सीरीज में सबसे पावरफुल 168 मेगाहर्ट्ज़ PWM टाइमर है अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा इनमें। अब बात करते हैं उसके दूसरे और भी कुछ पेरिफेरल्स हैं उसके बारे में। तो पहले हमने डेटा ट्रांसफ़र है जैसे USB, SPI की बात की थी। इसमें फोकस एनालॉग इनपुट्स और कनेक्टिविटी पर था, है यहाँ पे। तो गाड़ियों के सेंसर जैसे टेम्परेचर या प्रेशर अक्सर एनालॉग सिग्नल्स देते हैं, इसलिए ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी नीड क्या है इसकी? द नीड फॉर एनालॉग सेंसर डेटा। सो ADC के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये सेंसर्स के एनालॉग सिग्नल्स को कंप्यूटर के लैंग्वेज में, डिजिटल में बदल देता है। और इसका स्पीड है STM32F3 सबसे फास्ट है इसके लिए। ये सिर्फ 0.2 माइक्रोसेकंड में कन्वर्जन कर लेता है। एक्यूरेसी की बात करें तो ज़्यादातर मॉडल्स 12 बिट एक्यूरेसी देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सही है। ठीक है,
डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। कुछ चिप्स में एक या दो चैनल्स होते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स को वापस एनालॉग में बदल देते हैं, जैसे स्पीकर्स के लिए, राइट। बाद में बात करते हैं कनेक्टिविटी की। गाड़ी के अंदर अलग अलग पार्ट्स को आपस में बात करने के लिए, मीन्स कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए रहती है। तो उसके लिए कैम विच इज कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, ये गाड़ियों का सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्क है। F4, F3, F2 और F1 सब में 2 इंडिपेंडेंट कैम पोर्ट्स होते हैं। और इथरनेट की बात करें, अगर बहुत सारे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो F4, F2 और F1 सीरीज में हार्डवेयर सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अब USB OTG क्या है? इससे गाड़ी का सिस्टम होस्ट या डिवाइस दोनों बन सकता है। ये फीचर सिर्फ हाई एंड सीरीज मीन्स F4, F2 और F1 में है। बाद में अगर बात करें मेमोरी की, मेमोरी और वायरलेस के बारे में, तो अगर एक्सटर्नल मेमोरी मीन्स जैसे RAM हो या फ्लैश हो हमें कनेक्ट करनी है, जोड़नी है, तो ये फीचर F4, F2 और F1 और L1 में मिलता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये सिर्फ STM32W सीरीज में ही इनबिल्ट 2.4 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट के लिए होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ARM Cortex-M आर्किटेक्चर बेसिक्स। अभी यहाँ पर आपको एक आर्किटेक्चर दिख रहा होगा जहाँ पर एक इंजन है, ठीक है, ARM कोर। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ARM कोर है, यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्ट हुआ है, मेमोरी यूनिट है, डेटा वॉच पॉइंट्स है, फ्लैश पैच है, कोड इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पर दिखा है इसमें ARM Cortex में जो STM32 का असली इंजन है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दिया है, ठीक है। यहाँ कंपोनेंट्स का आसान हम मतलब एक थोड़ा और डीपली जानेंगे, उसका हम नीचे एक एग्जांपल्स लेते हैं हम इसका। जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट है, बस मैट्रिक्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो ये बस मैट्रिक्स क्या करेगी, यहाँ पर आपको विजिबल है। तो ये एक क्या बोलते हैं उसको, चौरा हिंदी वर्ड है, मीन्स इंटरसेक्शन है। जो कोर मेमोरी कौन सी है इसमें, SRAM है, और पेरिफेरल्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि डेटा बिना रुके सही जगह पहुंच सके। और कोड इंटरफेस की बात करें तो यहाँ से कोर अपना प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस रीड करेगा। इस बस मैट्रिक का काम होगा ये। बाद में है स्मार्ट कंट्रोलर सेफ्टी एंड स्पीड के लिए, जो कि ये NVIC और दूसरा है ये WIC। तो NVIC क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेस्टेड वेक्टर्ड इंटरप्ट कंट्रोलर। ये क्या रहता है, ये सेक्रेटरी की तरह है। अगर कोई अर्जेंट काम हो, जब काम आता है या फिर इंटरप्ट आता है, तो ये NVIC क्या करता है, अपना दिमाग को बताता है कि पहले उसे ख़त्म करें, मीन्स प्रायोरिटी बेसिस पर। जैसे सेक्रेटरी नॉर्मल काम करती है, अपने प्रायोरिटी काम्स वगैरह जैसे करती है, सेम वैसा इसका काम है। WIC ये क्या, वेकअप इंटरप्ट कंट्रोलर, ये वाला। जब चिप स्लीप मोड में मीन्स पावर सेविंग में होती है, तब ये कंट्रोलर उसे जगाने का काम करता है, ठीक है। जब स्लीप मोड में रहेगा तो ये उसे एक्टिवेट कर देगा फिर से। बाद में है मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये इंश्योर करता है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम की जगह में घुसकर सिस्टम का क्रैश ना कर दे, ठीक है। मीन्स कोई भी जो सिस्टम क्रैश करने के लिए जितने भी है ना आते हैं ना कुछ बग्स वगैरह, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट का है, नाम की तरह ही, ठीक है। बाद में हम देखें कि डिबगिंग का कंसेप्ट है। जैसे कि यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट साइड पर कुछ बॉक्सेस हैं, जैसे ETM, DAP और सीरियल व्यूअर के, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये DAP, सीरियल वायर और ETM। तो ये क्या है, तो इनका काम सिर्फ डेवलपर की हेल्प करना है ताकि वो कोड में गलती से बग्स को कोई भी अगर गलती से कोई बग्स आ जाए तो उसको ढूंढ सके और देख सके कि चिप के अंदर क्या चल रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। मीन्स ये बग्स के लिए मीन्स कोई एरर को वगैरह कंटिन्यू डेवलपर की हेल्प के लिए रहता है। नॉर्मली कोड में अगर कोई एरर वगैरह आए तो ये उसको ढूंढने में हेल्प करता है और चिप्स को अंदर क्या चल रहा है मीन्स मॉनिटर करते रहता है ये, ठीक है। बाद में अभी इसको अगर CPU को अगर हम डीपली देखें, कोर प्रोसेसिंग यूनिट, अब ये क्या है, यहाँ सारी मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे यस नो डिसीजंस होते हैं, ठीक है, इस सेक्शन में।
यहाँ पर दिखाई दिया प्रोसेसर्स है, प्रोसेसर कंट्रोलर यूनिट एंड रजिस्टर है। तो प्रोसेसर में क्या होता है, हाँ अभी मैंने बताया कि सारे मैथमेटिक्स मीन्स अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। आर्किटेक्चर जैसे कि मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर्स जैसे STM32, रिस्क मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, आर्किटेक्चर उसे यूज़ करते हैं जहाँ पर खासकर मीन्स वर्टेक्स एंड कोर में, ताकि काम इफिशिएंटली हो सके। बाद में कंट्रोल यूनिट, ये पूरे CPU का कंडक्टर या मैनेजर होता है। मीन्स कंट्रोल यूनिट पूरा मैनेज करेगा। दिस यूनिट इज द कंडक्टर ऑफ द एंटायर CPU, इट फेचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, डिकोड्स देम एंड देन डायरेक्ट्स ऑल अदर यूनिट्स। मतलब ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा मेमोरी की तरफ से, उसको डिकोड करे, इनक्रिप्टेड रहेगा ना वो, तो उसको डिकोड करेगा एंड देन जितने भी उसके अंदर यूनिट्स हैं उनको डिवाइड कर देगा। रजिस्टर्स के बारे में बात करें, ये CPU के अंदर ही एक मौजूद बहुत छोटी और बेहद फास्ट ना मेमोरी होती है रजिस्टर। ये टेम्परेरी डेटा, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस जैसे प्रोग्राम काउंटर और वो इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं जो CPU को बहुत फास्टली मतलब इमीडिएटली एग्जीक्यूशन के वक्त चाहिए होती है। बाद में बात करते हैं हम इनपुट और आउटपुट के बारे में। तो CPU अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसे इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स चाहिए होते हैं जो बाहर इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनपुट में क्या है, जो डेटा CPU के अंदर आता है ये ज़्यादातर सेंसर्स, एक्सटर्नल मेमोरी या पेरिफेरल से आता है, और आउटपुट में जो डेटा CPU से बाहर जाता है ये एक्चुएटर्स में रहता है। मीन्स जैसे मोटर्स हो या LEDs हो, ये डिस्प्ले या फिर कोई डिस्प्ले स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। बाद में बात करें मेमोरी एंड डेटा फ्लो के बारे में, तो ये कंपोनेंट प्रोग्राम्स और उसके डेटा को संभाल कर रखते हैं। जैसे कि मेन मेमोरी, इसमें दो मेन हिस्से होते हैं, फ्लैश मेमोरी और रैम। ठीक है, अब फ्लैश मेमोरी क्या है, जहाँ आपका लिखा हुआ प्रोग्राम कोड परमानेंटली स्टोर होता है। रैम क्या है, जहाँ रन टाइम डेटा और वेरिएबल्स रखे जाते हैं, ये टेम्पररी होती है। और बाद में इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये वो प्रोग्राम कोड है जो सिक्वेंशियली रहता है, सीक्वेंस है जो जिन्हें CPU फेच और एग्जीक्यूट करता है। बाद में बात करते हैं टाइमर्स एंड जो कि हमारे ADC हैं उसके बारे में। तो टाइमर्स क्या है, टाइमर्स का काम सिर्फ वक्त दिखाना नहीं होता, टाइम दिखाना नहीं होता, बल्कि माइक्रो कंट्रोलर को शेड्यूल पर चलाना रहता है, टाइमली चलाना रहता है। इसका फंक्शन ये है कि ये टाइम बेस्ड इवेंट्स के लिए बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग और काउंटिंग प्रोवाइड करता है। और जैसे कि एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो PW विच इज़ नथिंग बट पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसका यूज़ LEDs के ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए या मोटर्स की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए मीन्स कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर डिलेज रहते हैं, ट्रिगरिंग रहते हैं। ट्रिगरिंग में दूसरे पेरिफेरल्स जैसे सेंसर्स को सही वक्त पर स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोड्स रहते हैं इसमें, ये वन टाइम एक बार या फिर पीरियोडिक मीन्स बार बार चल सकते हैं, ताकि कोई एक्शन फिक्स इंटरवल पर रिपीट हो सके। ओके, बाद में अगर बात करें ADCs के बारे में, हमारी जो भी दुनिया है वो एनालॉग है, ठीक है, साउंड, लाइट, टेम्परेचर, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल 0-1 की लैंग्वेज समझता है। ADC इसी गैप को फिल करता है। वो कैसे, ये रियल वर्ल्ड एनालॉग सिग्नल जैसे सेंसर्स की वोल्टेज को डिजिटल नंबर्स में बदलता है, जिससे माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोसेस कर सकें। बाद में रिजोल्यूशन के इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पर इसमें 10 बिट या 12 बिट जैसे अलग अलग लेवल की ये रहती है, क्या मीन्स ये प्रोवाइड करता है, उतने बिट की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा बिट होंगे उतनी ज़्यादा ये एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। चैनल्स हैं, एक साथ कई सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल इनपुट चैनल्स होते हैं। सैम्पलिंग रेट है, आप सेट कर सकते हो कि 1 सेकंड में कितनी बार सेंसर्स का डेटा चेक करना है। ठीक है, बाद में जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट के बारे में। तो वहाँ पर मीन्स हमने कौन कौन से अभी इनपुट्स देखे, जैसे कि इनपुट्स के यूज़ होते हैं डेटा रीड करने के लिए, इनपुट लेता है जैसे सेंसर से, एक्सटर्नल डिवाइसेस, बटन प्रेस वगैरह, एंड आउटपुट में मोटर या LEDs रहते हैं। ठीक है,
एक माइक्रो कंट्रोलर को दूसरी मशीन जैसे सेंसर, डिस्प्ले या कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें है यूआरट भी बोल सकते हैं आप, जो कि यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर और ट्रांसमीटर ऐसे फुल फॉर्म है इसका। इसका काम ये है कि सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। अक्सर माइक्रो कंट्रोलर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। I2C है, I2C मीन्स उसका फुल फॉर्म है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या करता है, ये एक 2 वायर सीरियल प्रोटोकॉल है और ये एक ही सर्किट बोर्ड पर जितने भी मौजूद मल्टीपल डिवाइसेस हैं जैसे छोटे छोटे सेंसर के बीच में ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। SPI क्या है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस फुल फॉर्म है इसका। ये एक हाई स्पीड सिंक्रोनस सीरियल इंटरफेस है। ये उन चीज़ों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ी से मीन्स बहुत फास्टली डेटा चाहिए होता है, जैसे SD कार्ड्स और डिस्प्लेस, ठीक है। बाद में अगर आप बात करें तो ये I2C से बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है SPI, इसलिए SPI मोस्टली यूज़ भी करते हैं वैसा फास्ट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू।